नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मेरा नाम है विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम MLI 101 के ब्लॉक फर्स्ट के यूनिट सेकंड को यानी डाटा इट्स नेचर, प्रॉपर्टी एंड स्कोप को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले के यूनिट में हमने डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिट सेकंड में हम डाटा की डेफिनेशंस, टाइप्स, नेचर, प्रॉपर्टी और स्कोप को समझेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वर्ड डाटा की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज में मिलती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एनीथिंग दैट इज गिवन, यानी दिया हुआ कोई भी फैक्ट हो गया, फिगर हो गया, वर्ड, सिंबल या ग्राफ हो गया, ये सब डाटा कहलाता है। डाटा की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, उनमें से कुछ को हम यहां देखेंगे। वेबस्टर अपनी थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में कहते हैं समथिंग गिवन और एडमिटेड, यानी जैसे आपने कोई फैक्ट प्रस्तुत किया या किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिस पर कोई आर्ग्यूमेंट बेस्ड है या फिर जिससे किसी तरह का आइडियल सिस्टम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसे डाटा कहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार तथ्य, फैक्ट्स, जिनके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसे डाटा कहते हैं। यूनेस्को के हिसाब से तथ्य, सिद्धांत, निर्देश जब लयबद्ध हो, जब बातचीत के लिए, संचार के लिए, व्याख्या करने के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो वे डाटा कहलाते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन साइंस में शुमैन कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स से जो फैक्ट्स निकल कर आते हैं, कैलकुलेशन करने से या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो तथ्य यानी फैक्ट्स निकल कर आते हैं, उसे डाटा कहते हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आपसे अनुरोध है कि इन्हें नोट कर दीजिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डाटा पर। देखिए मित्रों, डाटा की अलग अलग कैटेगराइजेशन की गई है। इनमें मुख्य है साइंस और नॉन साइंसेस के आधार पर। इन दोनों फील्ड के अंदर भी डाटा की टाइप्स की लंबी लिस्ट है। आइए उसे देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाटा इन साइंसेस। डाटा के अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखकर उसके अनेकों टाइप्स हैं, जैसे समय को ध्यान में रखकर, लोकेशन को ध्यान में रखकर, क्वालिटी, क्वांटिटी और एक्सप्रेशन को ध्यान में रखकर। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा विद रेफरेंस टू टाइम फैक्टर, यानी टाइम को ध्यान में रखकर डाटा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है टाइम इंडिपेंडेंट डाटा, यानी वे वाला डाटा जिसे बार बार मेजर करना पड़ता है। इसमें जियो साइंस और एस्ट्रोनॉमी आते हैं। दूसरा है टाइम डिपेंडेंट डाटा। इसमें हम एक ही बार डाटा को इकट्ठा करते हैं। इसमें जियोफिजिकल या कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना जैसे वॉल्केनिक इरप्शन या फिर सोलर फ्लेयर्स जैसी चीज़ें आती हैं। अब आते हैं डाटा विद रेफरेंस टू लोकेशन फैक्टर। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है लोकेशन इंडिपेंडेंट डाटा, जिसमें डाटा लोकेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता, और दूसरा है लोकेशन डिपेंडेंट डाटा। इसमें डाटा जो है ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर डिपेंडेंट करता है। अर्थ साइंस और एस्ट्रोनॉमी इसी कैटेगरी में आता है। रॉक्स को लेकर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वे भी लोकेशन डिपेंडेंट डाटा में आता है। तीसरा पॉइंट जो डाटा इन साइंसेस के अंदर आता है वह है डाटा विद रेफरेंस टू मोड ऑफ जनरेशंस। इसमें पहला पॉइंट है प्राइमरी डाटा। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हम जो डाटा हासिल करते हैं उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे लेंथ एंड टाइम को मेजर करने के बाद हमें जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है उसे प्राइमरी डाटा ही माना जाता है। दूसरा है डिराइव्ड रिफॉर्मेटेड डाटा। जब हम कई सारे प्राइमरी डाटा को थ्योरेटिकल मॉडल की मदद से हासिल करते हैं तो उसे डिराइव्ड डाटा कहते हैं।
तीसरा है थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड डाटा। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से जो डाटा हासिल किया जाता है, या ऐसा कहें कि जो डाटा प्रेडिक्शन करने से हासिल किया जाता है, उसे थ्योरेटिकल डाटा या प्रेडिक्टेड डाटा कहते हैं। जैसे सोलर इक्लिप्स की प्रेडिक्शन करना कि वो कब होगा, ये इसी के अंदर आता है। डाटा विद रेफरेंस टू नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज। डिटरमाइनेबल डाटा, ऐसा डाटा जिसकी किसी गिवन कंडीशन में डेफिनेट वैल्यू आए, यानी चेंज ना हो, उसे डिटरमाइनेबल डाटा कहते हैं। स्टोकेस्टिक डाटा, ये डाटा भी क्वांटिटी से ही रिलेट करता है। इसमें हमें फ्लक्चुएटिंग वैल्यू मिलती है, यानी क्वांटिटी सेम है पर एक बार मेजर करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, दूसरी बार करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। पांचवा बिंदु जो है डाटा विद रेफरेंस टू मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं डाटा को। न्यूमेरिकल डाटा, ऐसा डाटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू की शक्ल में प्रस्तुत किया जाता है, उसे न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। ग्राफिक डाटा, इसमें डाटा को ग्राफिक की फॉर्म में दिखाया जाता है। सिंबॉलिक डाटा, सिंबॉलिक फॉर्म में जो डाटा दिखाया जाता है उसे सिंबॉलिक डाटा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब टीवी पर वेदर रिपोर्ट आती है या फिर आपके फ़ोन में वेदर फोरकास्ट जो होता है, वे सिंबॉलिक डाटा होता है। तो ये थी डाटा कैटेगराइजेशन इन साइंसेस। अब हम देखेंगे कैटेगराइजेशन इन सोशल साइंसेस। डाटा विद रेफरेंस टू स्केल ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल डाटा, इसमें नॉमिनल स्केल यूज़ किया जाता है जिससे किसी भी एक कैटेगरी को या इंडिविजुअल को नंबर असाइन करते हैं। ऑर्डिनल डाटा, इसमें ऑब्जर्वेशन को नंबर असाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे पढ़ने में पोर हैं तो उन्हें 1 नंबर असाइन होगा। एवरेज बच्चे को 2 नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसी तरह जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उन्हें 3 नंबर असाइन, और जो बच्चे बहुत अच्छे हैं यानी एक्सीलेंट वाली श्रेणी में आते हैं उन्हें 4 नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा। आपने देखा होगा कई स्कूल बोर्ड्स ने इस चेंज को अपनाया है। इवन इग्नू में भी फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न से शिक्षार्थियों को पास किया जाता है। तो ये ऑर्डिनल डाटा में आता है। ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन है ये एक्चुअली। तीसरा है इंटरवल डाटा, वो डाटा जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या फिर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने आर्थिक आधार पर बच्चों को बांटना है, तो जिनकी सैलरी 30,000 से कम है उन्हें हम 0 से 20 वाले में डाल देंगे। 30 से 60,000 वाली सैलरी वालों को हम 20 से 40 की कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये है इंटरवल डाटा। अब आते हैं रेशो डाटा पे। रेशो डाटा तो आपको पता ही होगा, ये वे वाला डाटा होता है जहाँ पर हमें एक चीज़ किसी से दुगनी दिखती है या मिलती है। जैसे 1/4 हो गया, या जैसे 2/6 हो गया, 2/3 हो गया। माने ऐसा जैसे जिसमें 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा हो या कम हो, उसको रेशो डाटा कहते हैं। डाटा विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे, मतलब वो डाटा जो है उनमें 3 हमें टाइप्स मिलते हैं। यूनिवेरिएट डाटा, जैसे कि शब्द से ही मालूम हो रहा है, यूनि माने एक। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे यूनिवेरिएट डाटा कहते हैं। बाईवेरिएट डाटा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही समय में ऑब्जर्व करते हैं तो वे बाईवेरिएट डाटा कहलाता है। मल्टीवेरिएट डाटा, 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने को मल्टीवेरिएट डाटा कहते हैं। डाटा विद रेफरेंस टू टाइम, यानी टाइम को ध्यान में रखकर डाटा लेना। टाइम सीरीज डाटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे पिछले 6 महीने में कौन कौन सी बुक लाइब्रेरी में आई, या पिछले 1 हफ्ते में मेरी कौन कौन सी वीडियो आई, तो YouTube जो है वो उसे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है कि इस दिन ये वाली आई, फिर इस दिन ये वाली आई। आप उसे चेंज कर सकते हैं मैनुअली, बट ऑटो
जो सेटिंग होती है वो उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखती है, ठीक है। तो इसी क्रोनोलॉजी के साथ जब डाटा आता है या हम रखते हैं तो उसे टाइम सीरीज़ डाटा कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल डाटा, एक ही समय में जब हम सेम यूनिट या फिर डिफरेंट यूनिट को देखते हैं तो उसे क्रॉस सेक्शनल डाटा कहा जाता है। जब हम अक्रॉस द सेक्शंस, अक्रॉस द कम्युनिटी लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसे क्रॉस सेक्शनल डाटा कहते हैं। डाटा विद रेफरेंस टू ओरिजिन को ध्यान में रख के, तो इसमें सबसे पहला है कंटिन्यूस डाटा, यानी फर्स्ट हैंड डाटा जिसे हम किसी इंडिविजुअल से डायरेक्ट हासिल करते हैं, यानी हमने खुद से काउंटिंग की, मेजरमेंट खुद से की, इंटरव्यू किया, तो वो जो डाटा हमें मिल रहा है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। दूसरा है सेकेंडरी डाटा, ऐसा डाटा जो यूज्ड किया हुआ होता है, जो किसी बुक में पहले से ही पब्लिश हो गया है या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए उसे पहले से ही यूज़ कर दिया गया है, और फिर हम उसी डाटा को अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए यूज़ करते हैं जब तो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सेंसस बुक से डाटा उठाया और उसे अपने फील्ड में यूज़ किया, कोई जर्नल है, कोई मैगज़ीन है, तो वहाँ से जब हम डाटा यूज़ करते हैं तो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। डाटा विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे आपको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है कि डाटा विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे डाटा विद रेफरेंस टू ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्वांटिटेटिव डाटा, जब हम किसी ऑब्जर्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वांटिफाई करते हैं, जैसे जब हम किसी व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी एज कितनी है, तो वो हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, इस व्यक्ति की 26 साल है, इसकी 50 साल है, या इसकी इनकम कितनी है। तो वो जो क्वांटिफाई करना है उसे क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? जब हम ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का रंग कैसा है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना ईमानदार है, ये क्वालिटीज़ है। तो ये था टाइप्स ऑफ डाटा इन साइंसेस एंड नॉन साइंसेस। तो चलिए अब आते हैं नेचर ऑफ डाटा पर। जैसे डाटा को साइंस और नॉन साइंसेस में बांटा गया है, उसी तरह नेचर को भी साइंस और नॉन साइंसेस में बांटा गया है। तो सबसे पहला बिंदु जो नेचर में आता है वह है न्यूमेरिकल डाटा। देखिए हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो न्यूमेरिकल डाटा यानी वे जिसे 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता हो, जो डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव डाटा भी आप जानते हैं, जिसे न्यूमेरिकल में नहीं बल्कि डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो भी डाटा होता है। ग्राफिक एंड सिंबॉलिक डाटा, ये भी इसके नेचर में आता है, तो ये भी आप जानते ही हैं। जैसे ग्राफ्स और सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया जाए, वे ग्राफ और सिंबॉलिक डाटा कहलाता है। इस तरह के डाटा से समझने में आसानी होती है। इन्यूमरेटिव डाटा भी न्यूमेरिकल डाटा की ही तरह होता है, पर इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ किया जाता है जिससे ये और भी अच्छे से समझा जा सके। तो ये था इसका नेचर। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाटा पर। देखिए डाटा की मेन तो 4 ही प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली है अमेनेबिलिटी ऑफ यूज़, दूसरा है क्लैरिटी, तीसरा है एक्यूरेसी और चौथा है एसेंस। अमेनेबिलिटी का मतलब होता है उपयोगी होना, यानी जो डाटा हमारे पास है वह इस लायक होना चाहिए कि हम उससे किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, किसी कंक्लूजन तक पहुँचे। दूसरा है क्लैरिटी, आपके पास जो डाटा है वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उससे क्या मतलब निकल रहा है हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि अगर क्लैरिटी ही नहीं होगी तो हम डाटा से इंफॉर्मेशन तक का सफ़र नहीं कर पाएंगे, और अगर ये नहीं होगा तो डाटा होने का फिर फ़ायदा ही क्या है। तीसरा बिंदु है एक्यूरेसी, डाटा स्पष्ट होना चाहिए, पूरा और एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो कंक्लूजन भी सही नहीं निकल पाएगा और फिर प्रेडिक्शन भी गलत होगी। और इसके बाद अगर प्रेडिक्शन गलत होगी तो जो सरकारें नीतियां बनाती हैं डाटा से, या जैसे कोई अगर स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वो भी सही रिजल्ट नहीं आएगा। एसेंस होना चाहिए आपके डाटा जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जो डाटा प्रस्तुत कर रहे होंगे वे बिल्कुल निचोड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक पूरा रजिस्टर दे दिया और अगले व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए आपके डाटा का निष्कर्ष निकला होना चाहिए।
उसमें एसेंस होना चाहिए। तो अब अंत में आता है स्कोप ऑफ डाटा। स्कोप यानी इसका यूसेज कहाँ कहाँ हो सकता है, किस किस क्षेत्र में ये कारगर रहेगा। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है यूटिलिटी ऑफ डाटा। ज्ञान के क्षेत्र में डाटा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। आप सोचिए कि डाटा के बिना ना कोई रिसर्च हो सकती है, ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और ना ही कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है। डेटा के बिना ना कोई डिसीजन मेकिंग सिस्टम काम करता है, ना ही कोई प्लानिंग की जा सकती है। इसे ऐसे समझिए, हमारी सरकार हर 10 साल बाद सेंसस करती है। अगर मान लीजिए सरकार ऐसा नहीं करेगी तो उसे कैसे पता लगेगा कि हमें किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाना है। देश की व्यवस्था चौपट हो सकती है। आपके रक्षा विभाग का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। आपको कैसे पता लगेगा कि अगले 10 वर्षों में कितने हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता है। तो डाटा की जो यूटिलिटी है, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। साइज ऑफ डाटा, देखिए जब हम कोई रिसर्च करनी होती है हमें, तो हमें डाटा चाहिए, और रिसर्च पूरी होने के बाद हमें और डाटा मिल जाता है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाता है, और फिर हमें उस डाटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए भारत में इसके लिए अनेकों एजेंसीज़ हैं जो डाटा को एक जगह सुरक्षित रखती हैं। इसमें सर्वे ऑफ इंडिया एक एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे है, सेंसस ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डाटा को स्टोर करती है। इसी तरह हमारे पास कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशंस की भी अनेकों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डाटा इकट्ठा करने का काम करती हैं। स्कोप ऑफ डाटा में जो अंतिम बिंदु है वह है पीरियड ऑफ डाटा। डाटा हमने कलेक्ट तो कर लिया, पर ये डाटा कब का है ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने सही निष्कर्ष पर निकलना है, सही प्रोजेक्शंस, सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो डाटा की डेट पता होनी बहुत ज़रूरी है कि डाटा कब इकट्ठा किया गया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टा पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।